बात सन 1952 दिसंबर इजराइल की है। क्लेमेंस हिन अपने दूसरे बच्चों को जन्म देने वाली थी। वह प्रसव कक्ष में खिड़की से बाहर की ओर देखकर प्राकृतिक सौंदर्य का आस्वादन कर रही थीं। भूमध्य सागर का गहरा नीला जल अनंतता की ओर फैला हुआ था, परंतु अमेरिकी मूल की इस बहुत साधारण महिला का दिन व्याकुल रहा। वह कड़वाहट, डर और शर्म के मारे तार-तार थी। उस सागर के सुदूर फैलाव में एंड्रोमेडा चट्टानों का काला समूह दिख पड़ता था। यूनानी दंत कथा का मानना है कि जब परसियुस अपने पंखदार घोड़े पर सवार होकर उड़ा चला जा रहा था, तो कुंवारी एंड्रोमेडा को उन चट्टानों में से एक पर जंजीर से बंधा देखा और उसने उस समुद्री राक्षस पर हमला कर उसको बचा लिया। क्लेमेंस ने भी ऐसा कोई व्यक्ति चाहा जो उसको झटपट ले और उसको कलंक और अपमान भरे एक और बर्स से बचा ले। वह एक परंपरानिष्ठ यूनानी महिला थी, पर उसको प्रभु के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था। फिर भी अस्पताल के उस मामूली कमरे में उसने प्रभु के साथ समझौता करने की कोशिश की। खिड़की के पास खड़े होते ही उसकी आंखें आकाश की उस शून्यता को भेदती गईं और उसने दिल की गहराई से कहा, हे प्रभु, मेरा एक ही निवेदन है, यदि तू मुझे एक लड़का देगा, मैं उसे तुझको वापस दे दूंगी। पहला बच्चा जो कास्टेडी और क्लेमेंस हिन को हुआ, वह एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम रोज था। लेकिन उस मध्य पूर्व हठधर्मी संस्कृति में, खासकर हिन की पैतृक परंपरा में, पैलोठे को एक लड़का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। कास्टेडी का परिवार यूनान से फिलिस्तीन में प्रवासी एक लड़का करने की क्लेमेंस की विफलता में उसको प्रताड़ित करने लगा। फिर थी तेरी अन्य जेठानियों देवरानियों को तो लड़के हुए थे, बोलकर उसका उपहास और अपमान किया गया। उसके माता पिता द्वारा बड़ी सावधानी से तय की गई ऐसी शादी में उसने लज्जा और बदनामी महसूस की। उस शाम को जैसे नींद में उसकी आंखें बंद हुईं, तब भी वे गीली थीं और रात में उसने एक सपना देखा जो उसे अभी भी याद है। मैंने 6 गुलाब देखे, 6 खूबसूरत गुलाब मेरे हाथों में। वह आगे कहती है, और मैंने यीशु को मेरे कमरे में प्रवेश करते देखा। वे मेरे पास आए और उन्होंने उनमें से एक मुझसे मांगा। मैंने उनको एक गुलाब दे दिया। वह सपना जारी रहा। एक साधारण दुबला काले बालों वाला एक जवान, वह उसका तमाम चेहरा नाक नक्शे के साथ याद करती हैं, उसकी तरफ आया और उसने क्लेमेंस को एक गर्म कपड़े से लपेट दिया था। जब वह जागी, उसने स्वयं से इस सपने का अर्थ पूछा, ये क्या हो सकता है? अगला दिन 3 सितंबर 1952 को मेरा जन्म हुआ। हमारे परिवार में अंततः 6 लड़के और 2 लड़कियां होने थे, लेकिन मेरी माँ ईश्वर के साथ वह समझौता कभी नहीं भूली। उसने बाद में मुझको उस सपने के संबंध में बताया कि मैं ही वह गुलाब था जो उसने यीशु को चढ़ाया था। मैंने यरूशलेम के यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्रादि धर्माध्यक्ष बेनेडिक्ट्स के कर कमलों में बपतिस्मा लिया था। वास्तव में उसी समारोह में उन्होंने मुझको उनका ही नाम दिया। पुण्य देश में जन्म लेना ऐसे माहौल में जन्म लेना है जहां धर्म अपरिहार्यता अपने एक अमिट छाप छोड़ जाता है। 2 वर्ष की उम्र में एक कैथोलिक स्कूल में मेरा नाम लिखा गया और मैं औपचारिक रूप से धर्म बहनों द्वारा और बाद में मठभासियों द्वारा 14 वर्षों तक शिक्षित किया गया। मेरी नज़र में जाफा एक अति सुंदर नगर था। दरअसल इस शब्द का अर्थ ही है सुंदर। अरबी भाषा में इस शब्द को जोफा, प्राचीन यूनानी भाषा में जोप्पी तथा इब्रानी में याफो कहा जाता है। सभी भाषा में इसका अर्थ वही है। बचपन से ही आसपास के परिवेश की ऐतिहासिक कहानियां सुनने का शौकीन था। इतिहास में अभिलिखित समय के बहुत पहले ही जाफा स्थापित हो चुका था। यहोशू के यरीहो युद्ध से पहले ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में फिरौन थुतमोस तृतीय श्रद्धांजलि सूचियों में ये कनानी नगर के नाम से जाना जाता था, और ये वही जगह थी जहां तीरूस के कनानी राजा हीराम ने राजा सुलेमान के मंदिर निर्माण हेतु देवदार की लकड़ियां उतारी थीं। भले ही ऐतिहासिक कथाएं मेरे लोमहर्षक रही हों, पर मेरे अपने जन्म स्थान के प्रति इतिहास उतना हमदर्द नहीं लगता था।
जोफा पर बारंबार हमला हुआ, वह बंदी बनाया गया था, उसका सर्वनाश और पुनः निर्माण किया गया था। मेकाबी के सिमोन, वेस्पेसी, नेपोलियन तथा एलेनबी आदि सब ने इसको अपना बनाने का प्रयास किया था। मेरे जन्म के मात्र 6 साल पूर्व ही जाफा ने अपने को इजराइल की अगुवाई करने वाले एक नवनिर्मित पैगंबरी राष्ट्र के रूप में देख पाया, परंतु वहां का समुदाय खुद यहूदी नहीं था। मेरी बाल्यावस्था में जाफा के मेयर मेरे पिता थे। वह बहुत ही हष्ट पुष्ट व्यक्ति और स्वभावता एक अच्छे अगुवा भी थे, जिसकी 6 फीट 2 इंच ऊंचाई और वजन 250 पाउंड था। वह हर तरफ से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मजबूत थे। फिलिस्तीन में प्रवासी बन जाने के पहले उनका परिवार यूनान से आकर मिस्र में बस गया था, किंतु ये कहीं से आकर बस जाना एक आम बात थी। मेरे बाल्यकाल का जाफा दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था। अब्दुल हमीद जुबली क्लॉक टावर, दी स्टोन, बाल्ड बंदी ग्रह, रजियल सड़क से होकर टावर स्क्वायर और 1810 में निर्मित विशाल मस्जिद की ओर टहलते समय मैं स्थानीय निवासियों को फ्रेंच, वल्गरी, अरबी, यदीस और अन्य भाषाओं में बात करते सुन सकता था। और छतरियों और कहवा खानों में बैठकर मैं बकलवा, जलाबिया, फेलाफेल, समसम तथा दर्जनों अन्य प्रकार के पकवानों का मजा लेता था। सो मेरा जन्म इजराइल में हुआ था, पर मैं यहूदी नहीं हूँ। एक अरबी संस्कृति में पालन पोषण हुआ, पर अरबी वंश का नहीं हूँ। एक कैथोलिक विद्यालय में अध्ययन हुआ, पर एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के रूप में उभरा हूँ। दुनिया के ऐसे स्थलों में भाषाएं सहज ही आ जाती। मेरा विचार था कि हर एक से यह आशा की जाती थी कि वह 3 या 4 भाषाएं जाने। अरबी हमारे घर में बोली जाती थी, परंतु स्कूल में कैथोलिक धर्म बहनों ने पुराने नियम को छोड़कर सब कुछ फ्रेंच में सिखाया। पुराना नियम प्राचीन इब्रानी में पढ़ाया जाता था। मेरे बचपन में जाफा के हजारों लोगों को उत्तर के तेल अबीब प्रांत की विस्फोटी यहूदी जनसंख्या ने निगल लिया था। यही कारण है कि आज इस महानगर का आधिकारिक नाम तेल अबीब जाफा हो गया। इस प्रांत में 4 लाख से भी अधिक लोग निवास कर रहे हैं। वास्तव में तेल अबीब का उद्भव तब होने लगा जब 1909 में यहूदी परीक्षण के रूप में 60 परिवारों ने जाफा के ठीक उत्तरी भाग में 32 एकड़ टेलीदार रेतीली जमीन खरीद ली तथा उस स्थान की ओर प्रस्थान किया। वहां के शोरगुल युक्त माहौल और अरबी आवासों की दुर्दशाओं से वे अब उब चुके थे, इसलिए यहाँ का विस्तार लगातार होता रहा। अंततः विस्तार होते होते तेल अबीब इजराइल का सबसे बड़ा नगर बन गया। यद्यपि मेरे पिता यहूदी नहीं थे, तो भी इजराइल के प्रशासक उन पर विश्वास करते थे और वे जाफा में ऐसे एक व्यक्ति को पाने में खुश थे जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में एक तालमेल का संबंध स्थापित कर सके। उनका व्यापक मित्र संगति से हमें गर्व था, जिसमें अनेकानेक बड़ी राष्ट्रीय हस्तियां शामिल थीं। उनको विदेश में इजराइल का राजदूत बनने को कहा गया, पर उन्होंने जाफा में रहना पसंद किया। लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए थोड़ा ही समय था। सच में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पिता को जान पाया। ऐसा लगता है कि वे हमेशा कुछ न कुछ समारोह या किसी महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे हों। वह कोई प्रदर्शनात्मक स्वभाव के नहीं थे, पर कठोर, और उसने बिरला ही अपने स्नेह का किसी वाय रूप में इजहार किया। हालांकि मेरी माँ ने इसके बदले में उस कमी को पूरा किया, और फिर इसका एक कारण संस्कृति भी था। आखिर पुरुष तो पुरुष ही होते थे। हम लोग आराम से रहते थे। पापा के सरकारी ओहदे ने नगर परिसर में हमारे लिए घर संभव बनाया था। यह घर बहुत ही सुंदर था, जिसके चारों ओर दीवारें थीं और उसके ऊपरी भाग में सुरक्षा के उद्देश्य से शीशे लगाए गए थे। मेरी माँ तो बेशक हर प्रकार से एक घर बनाने वाली थी, और फिर इन हिन्न संततियों का पालन पोषण करना किसी भी भारी काम से कम नहीं था।